हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, यूर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 20। और आज का मेरा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एसी थ्रू अ इंडक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू अ इंडक्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसकी वर्किंग बताऊंगा, फिर इसके बाद डेरिवेशन है और इसका वेव डायग्राम है, फिर इसके बाद वेक्टर डायग्राम। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर देखें तो अगर आपके पास ये एक वायर हो, ये एक सिलेंडर हो, इस सिलेंडर के ऊपर इस वायर को वाउंड कर दें, आप लूप्स बना दें, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। ये कंडक्टिंग वायर ही है। इस वायर को जब आप लूप्स बना देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? इंडक्टर का नाम देते हैं। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया था रजिस्टर में कि रजिस्टर का काम क्या होता है? करंट के फ्लो को अपोज करना। तो इंडक्टर का काम भी क्या है? करंट को अपोज करता है। ये भी ठीक है, ये भी करंट को क्या करता है? इंडक्टर भी करंट को अपोज कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन यहां पे मैंने लिखी है कि एन इंडक्टर इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जो चेंज आती है उसको अपोज करता है। ये आपको समझाता हूं कैसे अपोज करता है। इसके बाद लिखा हुआ है पासिंग थ्रू इट, जो इसमें से करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये इंडक्टर उसमें करंट में चेंज को अपोज करता है, करंट को पास होने देता है। अपोज करने का मतलब स्टूडेंट्स हरगिज ये नहीं होता कि वो ब्लॉक कर देता है, उसको पास नहीं होने देता, बल्कि करंट पास हो जाता है, लेकिन ये इंडक्टर उस करंट में जो चेंज आती है उस चेंज को अपोज कर रहा होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर वायर बाउंड इनटू अ कॉइल। एक इंडक्टर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द वायर। एक वायर है, इस रॉड के ऊपर, एक कंडक्टिंग रॉड के ऊपर आप इसको वाउंड कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? इंडक्टर बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझाता हूं ये करंट को अपोज कैसे करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इंडक्टर एल है। अब ये कनेक्ट है इन सीरीज विद द एसी वोल्टेज सोर्स वी। अब देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल में क्योंकि एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज आफ्टर ईच हाफ साइकिल अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो ये एंड सपोज इनिशियली पॉजिटिव एंड है, ये एंड क्या है? नेगेटिव है। तो सपोज चार्ज यूं फ्लो कर रहा है, करंट की ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट हाफ इंटरवल में ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये एंड नेगेटिव बन जाएगा, करंट अपोजिट में जा रहा होगा वापस यूं। तो करंट में जो चेंज आती है, उसकी डायरेक्शन में जो चेंज आती है, उस चेंज को ये इंडक्टर क्या करता है स्टूडेंट्स? अपोज करता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब यही था कि ये जो इंडक्टर है वो चेंज इन द डायरेक्शन को क्या करता है? अपोज करता है। चेंज इन डायरेक्शन कैसे होती है कि इनिशियली ये एंड क्या है? पॉजिटिव है, तो ये एंड सपोज नेगेटिव है, तो चार्ज यूं फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट अपनी पोलैरिटी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये एंड क्या बनेगा उस टाइम? पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। तो पहले यूं फ्लो कर रहा था, अब यूं फ्लो करेगा। जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, तो उस चेंज को, करंट में चेंज को ये क्या करता है? इंडक्टर अपोज करता है। तो उसके रिजल्ट के तौर पर स्टूडेंट्स क्या होता है? जब ये करंट को स्टूडेंट्स इंडक्टर एल करंट को क्या करता है? चेंज इन द करंट को अपोज करता है, तो उस टाइम क्या होता है? इस इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ईएमएफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो इस सर्किट के अंदर, इस इंडक्टर के अंदर क्या हो जाती है? इंड्यूस हो जाती है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बैटरी की वोल्टेज को अपोज करती है। ठीक है, ये क्या करती है? इस बैटरी की वोल्टेज को, करंट को क्या करेगी? जो चेंज इन द करंट होगा उसको अपोज करेगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब लिखा है नेक्स्ट, व्हेन एसी करंट फ्लोज थ्रू अ ईएमएफ फ्लोज देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। आज जैसा आपको बताया कि इसमें जब करंट फ्लो कर रहा है, उसमें जब चेंज आती है, चेंज की वजह से क्या हो जाता है? इस इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है एज एसी करंट फ्लो थ्रू फ्लोज देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। देखो ये इन द सर्किट व्हिच अपोजेस द चेंज इन द करंट, जो करंट में डायरेक्शन चेंज होती है उसको ये ईएमएफ अपोज करती है। अब एज देयर इज नो ड्रॉप इन पोटेंशियल, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये ईएमएफ इस बैटरी की वोल्टेज को, चेंज इन द करंट को अपोज तो कर रही है, लेकिन ये ईएमएफ अपोजिशन तो कर रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि इस वोल्टेज से ज्यादा हो। लेकिन ये जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है,
इस बैक ईएमएफ के ऊपर ओवरकम कर लेती है, अपना कंट्रोल हासिल कर लेती है, जिसकी वजह से करंट अपनी बार बार डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ठीक हो गया, ये अपोज भी करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एसी वोल्टेज सोर्स ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, इस ईएमएफ के ऊपर ओवरकम कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। अब देखते हैं स्टूडेंट, जो इस इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो कितनी होगी। EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का। उस सेल्फ, जिस कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज कर रहे हैं उसी कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाए, और वो EMF क्या कहलाती है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहलाती है। वो EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी होता है। अगर स्टूडेंट्स, अगर एक कॉइल में आप क्या करें, वोल्टेज को, करंट को चेंज करें, नेबरिंग कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो उस केस में आपके पास EMF इज इक्वल टू, यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो नेबरिंग कॉइल में EMF इंड्यूस होती है उसके लिए कांस्टेंट M होता है। तो यहां पर सेल्फ में आपके पास जो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो L होता है। बेसिकली इक्वेशन यूं होती है ना कि EMF जो इस कॉइल में इंड्यूस होगी, अगर आप समझे इसको, ये EMF कितनी इंड्यूस होगी वो डिपेंड करता है करंट कितना चेंज हो रहा है सर्किट के अंदर। अब देखिए, मैं कह सकता हूं कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। अब यहां से स्टार्ट कर दें कि जो आपके पास इस सर्किट में EMF इंड्यूस हुई है वो कितनी होगी, कितनी मैग्नीट्यूड होगी, वो डिपेंड करती है कि इस सर्किट में करंट कितना चेंज हो रहा है। तो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, EMF इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी से खत्म होता है, इक्वल आ जाता है। यहां पर कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस के लिए L आ जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्यों कह रहा हूं, जिस कॉइल में हमने करंट को चेंज किया उसी सेम कॉइल में EMF इंड्यूस होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो L होता है, तो साथ डेल्टा I ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं I की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि मुझे यहां पर इस इक्वेशन में गिवन है। तो EMF इज इक्वल टू L डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू आई की वैल्यू आप पुट कर दें, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखें स्टूडेंट्स, आई नॉट को पहले लिख दें, EMF इज इक्वल टू L आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखें स्टूडेंट्स, सॉरी, यहां पर डेल्टा ओवर डेल्टा टी और साथ साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, आप ये क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेल्टा ओवर डेल्टा टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव। आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, EMF इज इक्वल टू L आई नॉट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos ओमेगा टी होगा। सेकेंड डेरिवेटिव इसके थीटा का, ओमेगा टी का होगा, तो ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपके पास EMF इज इक्वल टू L आई नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। अब देखें स्टूडेंट, जो EMF होता है वो क्या होता है, AC वोल्टेज के इक्वल है। तो देन आपके पास EMF की जगह पर हम V भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास, इसको देखें अगर स्टूडेंट्स, मैं एक स्टेप लिख देता हूं, L आई नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी हुई है कि वो आपके पास V की क्या होती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, cos ओमेगा टी आएगा, cos ओमेगा टी। तो उस केस में cos से साइन से जो पहले होगा वो V नॉट होगा, तो इस पोर्शन को मैं क्या कह देता हूं, V नॉट है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये आपके पास V नॉट इक्वल आ जाता है, V नॉट इज इक्वल टू L आई नॉट ओमेगा। क्लियर, ये आगे नेक्स्ट यूज होगी कहां पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट cos ओमेगा टी। अब देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर आपके पास जो EMF इंड्यूस हुई है वो चेंज इन करंट को अपोज कर रही है। जब चेंज इन करंट को अपोज करेगी, जिसकी वजह से करंट में जो इंक्रीज है और डिक्रीज है उसमें डिले आएगा। करंट में इंक्रीज डिक्रीज जो चेंज आ रही है उसमें डिले टाइम आएगा, जिसकी वजह से करंट पीछे रह जाएगा और वोल्टेज लीड करेगी, क्योंकि वोल्टेज को पोजीशन ही मिल रही। अब यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर एज EMF induced in a inductor opposes the, यहां पे लिखता हूं opposes
द चेंज इन करंट, करंट को अपोज कर रही है, दैट्स वाई इट सर्व्स एज डिले इन टाइम, डिले इन टाइम टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एसी करंट, जिसकी वजह से करंट के टाइम में चेंज में डिले टाइम आ जाएगा। दैट्स वाई आप लिख सकते हैं सो वोल्टेज लीड्स द करंट, लीड्स द करंट कितना लीड कर जाती है, लीड्स द करंट बाई 90 डिग्री और पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि पाई 180 होता है, 2 डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, देन आप लिख सकते हैं यहां पर V नॉट cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो वेव डायग्राम आपके पास क्या बनेगा इस केस में, आपके पास देखें स्टूडेंट्स वेव डायग्राम यूं बनेगा कि ये आपके पास सपोज वोल्टेज है, तो वोल्टेज के लिए ये लाइन होगी। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है, तो आपके पास इस केस में करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये यूं होते हुए अब यहाँ पर यूं समझें कि यूं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स इनको अगर आप कंपेयर भी करें तो आपके पास इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है कितने का है, यहाँ पर ये जब 0 था तो ये माइनस था, जब ये 90 पर पहुंचता है वोल्टेज तो उस टाइम आपके पास जो करंट है वो 0 पर पहुंचता है। देखें जब करंट की लाइन रेड वाली लाइन ये 0 लाइन है ना, इस पर पहुंची है तो उस टाइम वोल्टेज जो 90 पर है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये 90 का एंगल है, यहाँ ये डिफरेंस ये कितने का है 90 का है। अब इसलिए लिखते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है करंट को, या आप ये कह सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2 और 90 डिग्री। क्लियर। तो ये था आपके पास स्टूडेंट्स करंट कैसे यहां पर लैग कर रहा है, वोल्टेज कैसे लीड कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर जो मैंने लिखा था V नॉट इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया आपको इंडक्टर भी करंट को अपोज करता है, इसकी अपोजिशन को फिर क्या कहेंगे, जिस तरह रेजिस्टर करंट को अपोज करता है तो उसकी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अगर इंडक्टर करंट को अपोज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। देखिए यहां पर मैं हेडिंग देता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो इस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल XL होता है, ठीक है। ये XL लिखा हुआ है यहां पर मैंने, ये इंडक्टर का सिंबल L, इसकी जो अपोजिशन है वो XL, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल XL आ गया। मैं क्या कहूंगा यहां पर डेफिनेशन में, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ इंडक्टर, द अपोजिशन offered by a inductor to oppose the change in AC current is called inductive रिएक्टेंस, ठीक हो गया, XL इसको कहते हैं। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स एज के V नॉट इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा के इक्वल है। अब इसको मैं ओहम लॉ अप्लाई करता हूं, देन बाई ओहम्स लॉ। अब देखिए ओहम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पर रेजिस्टर तो नहीं है तो मैं क्या कनेक्ट करूंगा, इंडक्टर है, इंडक्टर की पोजीशन लगाऊंगा यहां पर। अगर रेजिस्टर होता तो उसकी रेजिस्टेंस R लिखता मैं यहां पर ओम लॉ में। अब इंडक्टर है तो उसकी पोजीशन क्या है, XL है, तो मैं यहां पर R की जगह पर XL लिख दूंगा। मैं इसका तो नॉट लिख दूं, इसका भी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैंने तो XL निकालना है, इंडक्टिव रिटेंस निकालनी है, तो V नॉट ओवर I नॉट आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास V नॉट किस इक्वल है, आप लिख चुके हैं V नॉट एल आई नॉट ओमेगा,
तो ये आपके पास वी नॉट इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स एल इज इक्वल टू, तो एल आई नॉट ओमेगा ओवर आई नॉट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आई नॉट के साथ आई नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट क्या बचेगा कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। जैसा कि स्टूडेंट्स ओमेगा के बारे में पता है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कहलाती है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो आपको पता है कि थीटा पूरे एक राउंड का, पूरी एक वेव का कितना होता है, 2 पाई होता है। और पूरा जो वेव कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो टी लिख सकते हैं। तो आपके पास 2 पाई इंटू 1/t भी लिख सकते हैं इसको। तो 2 पाई 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ और एल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्या कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डबल तो फिर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी तरह कैपेसिटर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कैपेसिटर का, उसमें हमारे पास क्या होता है 2 पाई एफ सी होता है। उसमें अगर फ्रीक्वेंसी को हम डबल करेंगे तो आपके पास जो इंडक्टिव आपके पास हाफ हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो कैपेसिटर होता है उस केस में क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। कैपेसिटर में आपके पास x इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है। अब देखें स्टूडेंट कैपेसिटर के केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाती है। इस केस में आपके पास इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई। अब देखें स्टूडेंट जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसकी डायमेंशन क्या होती है, लाइक का रेजिस्टर होती है। तो आप यहां पे लिखते हैं एज डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज सेम एज resistor, so its unit is also ओम, क्योंकि रजिस्टर का यूनिट ओम होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम है, क्योंकि इसकी डायमेंशन रजिस्टर के सेम है। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिखता हूं इसका यहां पर वेक्टर डायग्राम, ठीक है। अब वेक्टर डायग्राम अगर देखें तो वेक्टर डायग्राम, ठीक है, आप इसको वेक्टर डायग्राम कहेंगे। इस केस में आपके पास क्या वेक्टर डायग्राम क्या होगा, वोल्टेज लीड कर दी है करंट को, तो अब आपके पास करंट यहां पर है और वोल्टेज लीड कर रही है तो वोल्टेज इधर आ जाएगी, V कितना लीड कर रही है 90 डिग्री से, क्लियर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है वेक्टर डायग्राम। और ये आपके पास क्या बन जाता है वेव डायग्राम। आप इसको वेव डायग्राम लिख दें आप यहां पर हेडिंग। और ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है सर्किट डायग्राम है। तो 3 डायग्राम आपके पास हैं, ये तीनों डायग्राम आपने लाजमी ड्रा करने हैं, सर्किट डायग्राम, वेव डायग्राम और इसके बाद हमारे पास वेक्टर डायग्राम। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।